ये क्वेश्चन रेलवे के लिए स्पेशल बनाया गया है, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल साइंस का क्वेश्चन बनाया गया, जो बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप पर हम चर्चा करते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी पारा। तो द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है? देखिए इस क्वेश्चन को आप VBA कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस। तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कोका कोला का खट्टा प्रभाव किस अम्ल के कारण होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मिक एसिड। तो कोका कोला का खट्टा प्रभाव फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। मछली उत्पादन किस संबंधित है? देखिए क्रांति संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं लाल क्रांति, लाल क्रांति क्या चीज संबंधित है? टमाटर उत्पादन, टमाटर और मांस उत्पादन। क्रांति वाला क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए भूरी क्रांति का संबंध क्या चीज से है? उर्वरक, उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है मछली उत्पादन के लिए, तो कौन हो गया? नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या? मछली उत्पादन। मछली उत्पादन हो गया। और पीली क्रांति तिलहन से। कभी कभी तिलहन, पीली क्रांति आपको तिलहन ना देके सरसों वगैरह देगा तो ये भी मार दीजिएगा, ठीक। तो तिलहन हो गया। तो ये क्रांति वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? ये आपको बहुत बार पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 1942। तो परमाणु ऊर्जा का गठन 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मार्कोनी ने किस उपकरण की खोज की थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। मार्कोनी ने किस उपकरण की खोज की थी? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी है हेडफोन, ऑप्शन सी है टेलीविजन, ऑप्शन डी है माइक्रोफोन। तो मार्कोनी ने रेडियो की, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है मोस्ले, ऑप्शन नंबर सी है मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर डी है बेटिंग। तो परमाणु संख्या की खोज मोस्ले ने की थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपके ऑप्शन में, देखिए पहले हम ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर सी थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं रदरफोर्ड मारते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका गोल्डस्टीन होगा तो पहले गोल्डस्टीन मारेंगे, अगर गोल्डस्टीन नहीं होगा तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गोल्डस्टीन की चर्चा है, प्रोटॉन की खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है ऑटोहन, ऑप्शन नंबर बी है फैराडे, ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड टेलर। तो परमाणु बम की खोज ऑटोहन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। रोंटगन ने किसकी खोज की थी? आपको बताना है रोंटगन ने किसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी है एक्सरे, ऑप्शन नंबर डी है नाभिक। तो रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी आपकी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तपेदिक, जिसको टीबी भी बोलता है, यक्ष्मा भी बोला जाता है, तपेदिक के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर यक्ष्मा भी दे सकता है,
है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी है सिंकोना की छाल, ऑप्शन नंबर सी अदरक, ऑप्शन नंबर डी है हल्दी। तो तपेदिक इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। डहेलिया की जड़ें होती है, कैसी जड़ होती है इसकी ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कंदिल और तथा पुलकित, ऑप्शन नंबर बी है कुंभी रूप, ऑप्शन नंबर सी है स्वांगीकारी, ऑप्शन नंबर डी है रेशेदार। तो डेलिया की जड़ें कंदिल तथा पुलकित होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है, कौन जड़ का एक रूप नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आलू, ऑप्शन नंबर बी है गाजर, ऑप्शन नंबर सी है शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी है मूली। तो जड़ नहीं है कौन, आलू, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मानव में तापमान का नियंत्रण, देखिए ये क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है लैक्रिमल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो मानव में तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है मेटोलॉजी। तो एंथोलॉजी जो है फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है शैवालों के अध्ययन को, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो शैवालों का अध्ययन कहा जाता है। माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। ये आपको बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। मेटालॉजी, धातुओं के अध्ययन को कहा जाता है, के अध्ययन को मेटालॉजी कहा जाता है। देखिए ये आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को आपके क्वेश्चन में शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है मेटोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। जड़ें विकसित होती है, जड़ कहां से विकसित होती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रांकुर से, ऑप्शन नंबर बी है मूलांकुर से, ऑप्शन नंबर सी है तने से, ऑप्शन नंबर डी है पत्ती से। तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। बरगद के पेड़ के तने, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। ऑप्शन नंबर है वलयाकार मूल, ऑप्शन नंबर बी है वायवीय मूल, और ऑप्शन नंबर सी है स्तंभ मूल, और ऑप्शन नंबर डी है आरोही मूल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है स्तंभ मूल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है, देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये भी सही है। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अपकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, अभिक्रिया है जिसमें इसमें बताना है क्या होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अपकरण में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये गलत है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये तो आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण में होता है और अपकरण में नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी गलत हो गया। तो अपकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ये सही है। अपकरण क्रिया में ये याद रखना, अपकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को
अपकरण कहते हैं, और त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये याद रखना है कि त्यागने की क्रिया को क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और ग्रहण जब किया जाता है तो अपकरण कहलाता है। ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाता है? अपकरण। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है, क्या प्रभाव पड़ता है तत्वों की संयोजकता, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वह प्रक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, ये आपको बताना है। वह सीधी दिशा में चलती है, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन नंबर सी अभिलंब से दूर हटती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरणें, ये याद रखना है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष किस वजह से बनता है ये आपको बताना है। इसको वीवीआई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन और अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष के बनने का जो वजह है वो अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वैतीकरण, ऑप्शन नंबर बी है विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका बनाने वाली घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।